फिर कसाई समुदाय के योद्धा उत्साहित थे। सभी के मन में उस ऐतिहासिक कलश को पाने की कल्पना चल रही थी। वहीं रणथंभौर सिटी के सेना नायक प्रद्युम्न प्रताप सिंह डीके की बात को गौर से सुन रहे थे। उसने पूछा, तो क्या आप गुप्त महल में जा रहे हैं? डीके ने गंभीर आवाज में कहा, इससे आपको कोई समस्या है? सेना नायक प्रद्युम्न डीके की बात सुनकर चौंक गया। उसने कहा, गुप्त महल काफी खतरनाक है। इसमें केवल स्वर्गमंडल के योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। आपके सामने खतरा होगा तो आप क्या करेंगे? डीके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा आपने। गुप्त महल बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप सभी इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें 1000 योद्धाओं की जरूरत है। हम इस मिशन में कामयाब अवश्य होंगे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस मिशन में मेरे साथ नहीं जाना चाहता है? गुप्त महल के खतरे को सोचकर सभी योद्धा कुछ देर तक खामोश रहे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रविशंकर साहू की कटी बांह पर पड़ी, सबने एक स्वर में कहा, हम सब आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। दूर खड़े शिवदत्त ने जमीन पर घुटने टेक दिए और युवा तुर्क डीके से कहा, मैं भी युवा तुर्क के साथ गुप्त महल में जाना चाहूंगा। डीके ने शिवदत्त को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरी मदद करोगे? शिवदत्त के अभ्यास को देखा जाए तो अगले 4 साल में यूनिवर्सल रैंकिंग का योद्धा बन जाता। उसी समय एक आदमी कसाई समुदाय के व्यापार मंडल के प्रमुख रविशंकर साहू के करीब आया और उससे कुछ बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर रविशंकर के चेहरे का भाव बदल गया। वो परेशान था। डीके ने रविशंकर साहू से पूछा, क्या हुआ? रविशंकर साहू ने कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। हालांकि आपसे जुड़ा हुआ मसला नहीं है। डीके ने मुस्कुराते हुए कहा, कई बड़ी चीजें इन्हीं छोटी छोटी बातों से बनती है, इसीलिए अगर कोई मामला है तो साझा कीजिए। रविशंकर साहू ने कहा, शाहपुर सिटी में मौजूद हमारे गुप्तचरों ने जानकारी भेजी है कि दक्ष शाहपुर सिटी से बाहर निकल गया है। दक्ष? ये दक्ष कौन है? डीके ने पूछा। दक्ष झुंझुनू के पश्चिमी प्रांत का सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा है। समय प्रसंग पत्रिका के नए अंक में उसके संबंध में पूरे पन्ने का एक आलेख प्रकाशित हुआ है, रविशंकर साहू ने कहा। डीके ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, इसे अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वास्तव में डीके को मालूम नहीं था कि दक्ष क्या चीज है, इसीलिए उसने दक्ष को हल्के में लेने की गलती कर दी। तभी रणथंभौर सिटी के सेना नायक गुस्से में तिलमिलाते हुए खड़े हो गए और कहा, युवा तुर्क, दक्ष कसाई समुदाय का दुश्मन है। उसने कसाई समुदाय के स्वर्ग मंडल के योद्धाओं को मार डाला। उसी की वजह से कसाई समुदाय के साथ रणथंभौर सिटी के शाही परिवार के रिश्ते उजागर हो गए। हमें उसे मारना होगा, अन्यथा वो कसाई समुदाय के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। डीके अब भी दक्ष को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने कहा, ठीक है, अगर वो इतनी परेशानी पैदा कर रहा है तो फिर उसकी हत्या की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। अभी मत कहना कि रणथंभौर सिटी के सेना नायक एक युवक की हत्या करने में सक्षम नहीं है। डीके की बातें सुनकर सेना नायक प्रद्युम्न प्रताप सिंह खुश हो गया। उसने कहा, दक्ष अगर शाहपुर सिटी में होता तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी, लेकिन अब वो शाहपुर सिटी से बाहर निकल चुका है तो मैं अवश्य ही उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। शिवदत्त ने सेना नायक प्रद्युम्न से कहा, मैं इस काम में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। डीके ने कहा, ऐसा लगता है कि दक्ष ने कसाई समुदाय में ढेरों दुश्मन बना लिए हैं। अगर तुम सेना नायक प्रद्युम्न की सहायता करना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन कभी भी कोई भी जानकारी लीक करने की कोशिश न करना। यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं को सूचित किया जाता है कि कोई भी ऐतिहासिक कलश की जानकारी दूसरे को बताने की अगर गुस्ताखी करता है तो फिर उसके साथ होने वाली बर्बरता के लिए मुझे दोष न देना। सभी गंभीर थे, लेकिन अवंतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद उसके मन में कोई दूसरी योजना चल रही थी। डीके ने कहा, अब इस बैठक को खत्म किया जाता है। आप लोग कुछ देर आराम करो और फिर हम आगे की योजना पर काम करेंगे। सभी योद्धा अपने अपने कक्ष में लौट गए, जहां उनकी सेवा के लिए दास और दासियां पहले से मौजूद थी। कुछ योद्धाओं को छोड़कर ज्यादातर योद्धाओं ने उनके साथ रंगीन रात बिताई, लेकिन अवंतिका अपने कक्ष में अकेली थी। उसे बार बार दक्ष के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। पिछले कई महीनों से उसने दक्ष को नहीं देखा था। अवंतिका की पूरी रात करवट बदलने में बीत गई। उधर दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित करने के लिए दक्ष, गुलजीत, अनिकेत, हिमांशी और अश्लीन ने रात के अंधेरे में अलग अलग दिशा में निकलने का फैसला किया और उन्होंने बेतिया नदी के किनारे पर मिलने का फैसला किया। दक्ष जब शाहपुर सिटी से निकल रहा था तो उसे आशंका हुई कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने सोचा कि अगर किसी को संदेह हो गया कि मैं मोटेरा गुफा में जा रहा हूं तो मेरे सामने एक और समस्या आ जाएगी और वो लोग मोटेरा गुफा तक पीछा करते हुए पहुंच जाएंगे। इसीलिए दक्ष ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और एक शेर को प्रकट कर लिया। यह शेर रणथंभौर सिटी के गेंडा स्वामी का था, जिसे गुलजीत कौर ने मार दिया था। गेंडा स्वामी की हत्या के बाद शेर का स्वामी दक्ष था। दक्ष शेर पर सवार हुआ और तेजी से घने जंगल में भाग गया। हालांकि उसका पीछा करने वाले भी जंगल में पहुंच गए, लेकिन दक्ष उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ योद्धा कई घंटों तक जंगल में खाक छानते रहे, लेकिन दक्ष का कोई नामो निशान नहीं था। वो कहाँ है? एक योद्धा ने पूछा। पूरे जंगल को घेर लिया गया है।
हमने जंगल के कोने कोने की खाक छानी है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। क्या दक्ष जमीन में गायब हो गया? दूसरे ने कहा। उसे ढूंढते रहो, हमें किसी भी हाल में पता लगाना है कि वो कहाँ है। इतना कहते हुए एक योद्धा ने घोड़ी की लगाम को खींचा और तेजी से जंगल में भाग गया। वहीं दक्ष अब यूनिवर्सल रैंकिंग का योद्धा था, साथ ही उसके पास स्पेस टूर अंगूठी थी। उसे पकड़ना सामान्य योद्धा के वश में नहीं था। 4 दिनों की यात्रा के बाद दक्ष बेतिया नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पहले से एक नाव लगी थी। दक्ष ने सोचा, बेतिया नदी का पानी ठंडा है, इसीलिए यहाँ का वातावरण युद्धाभ्यास के अनुकूल है। अगर हम यहाँ पर तलवारबाजी का अभ्यास करें तो बेहतर होगा। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और अभ्यास करने लगा। बेतिया नदी का इतिहास बहुत पुराना था। ऐसा कहा जाता है कि बेतिया नदी में कई ऐसे जीव रहते थे जिनके सामने कोई शक्तिशाली योद्धा टिक नहीं पाता था, लेकिन महारानी चिनाई ने यहाँ 500 साल केंद्रीय सत्ता पर राज किया था, तो इस दौरान झुंझुनू ने ढेरों तरक्की कर ली थी। झुंझुनू आर्थिक और शक्ति संपन्न राज्य बन गया था। इस दौरान कई बड़े योद्धा बेतिया नदी के किनारे युद्धाभ्यास के लिए आए। उन्होंने बेतिया नदी में रहने वाले ढेरों जीवों की हत्या कर दी। हालांकि मनुष्य कभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वो सभी जानवरों को अपने नियंत्रण में ले सके। वैसे भी गलवान के जंगल में रहने वाले जानवरों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली जानवर बेतिया नदी में रहते थे। कुछ घंटे तक तलवारबाजी के अभ्यास के बाद दक्ष बेतिया नदी के बीचों बीच बने एक टापू की ओर जाने के लिए नाव पर सवार हो गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक मछली पानी से निकली और उसने दक्ष पर हमला कर दिया। हालांकि दक्ष पहले से तैयार था और उसने अपनी 800 साल पुरानी तलवार से मछली पर वार कर दिया। तलवार का वार मछली की पीठ पर लगा और वो जख्मी हो गई, लेकिन मछली फौरन पानी के अंदर चली गई। तभी एक दूसरी मछली पानी से बाहर निकली और उसने दक्ष की पीठ पर अपनी पूंछ से जोरदार हमला किया। इस बार दक्ष ने एक तीर चला दिया जो कि सीधा मछली के पेट में लगा और वो वहीं मर गई। दक्ष ने उस मछली को अपनी नाव में रख लिया और उसे तलवार से काट दिया। मछली के पेट में औषधि पदार्थ थे, जिसके कारण मछली सामान्य मानव से अधिक ताकतवर दिखती थी। यह औषधि गुणकारी थी, जिसके सेवन से पीले मंडल का एक योद्धा काले जादू के पहले स्टेज में पहुंच सकता था। दक्ष बीच नदी में अभ्यास करने लगा। अब आधी रात बीत चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दक्ष ने कहा, कौन है? कौन मेरा पीछा कर रहा है? दक्ष सतर्क था, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि ये लोग कौन हैं। Incoming voice call from Patala Helipara. दक्ष ने अनुमान लगाया कि दुश्मन शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए दक्ष को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन दक्ष अभी भी शांत था। हालांकि वो पहले से ज्यादा चौकन्ना हो गया था। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और धनुष बाण निकाल लिया। कुछ देर बाद दक्ष के सामने 30 साल की एक खूबसूरत महिला दिखाई थी। उसके हाथ में चाबुक था और वो बार बार चाबुक से दक्ष पर हमला करने लगी, जबकि दक्ष उन हमलों से बचने की बजाय उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर कौन थी वो महिला? दक्ष के सामने 30 साल की एक खूबसूरत महिला दिखाई दी थी, जिसके हाथ में चाबुक था और वो उससे दक्ष पर हमला कर रही थी। उस महिला को पहचानने के बाद दक्ष लगातार उन हमलों से बचने की कोशिश करने लगा था। तभी एक तीर दक्ष के कंधे के बगल से निकला। तीर की गति को देखते हुए दक्ष ने अनुमान लगाया कि उसे चलाने वाला कोई न कोई शक्तिशाली योद्धा है। यहाँ तक कि तीर चलाने वाला योद्धा न केवल शक्तिशाली है, बल्कि उसका निशाना भी अचूक है। दक्ष के ऊपर तीरों की बारिश होने लगी। दक्ष खुद को बचाने के लिए उन तीरों को अपनी तलवार से काटकर गिराता रहा। वहीं चाबुक से हमला करने वाली लड़की तीर की बारिश से बचने के लिए दक्ष के पीछे छिप गई। करीब आधे घंटे तक तीरों की बारिश होती रही। कुछ देर में एक लंबा और शक्तिशाली योद्धा सामने दिखाई दिया। दक्ष ने पूछा, आप दोनों कौन हैं और मेरी हत्या क्यों करना चाहते हैं? लड़की ने दक्ष के करीब आते हुए कहा, मेरा नाम रूबिका है, मैं कुम प्रताप सिंह की प्रेमिका हूँ और ये है अक्षय। दक्ष ने कहा, अक्षय, आपकी तीरंदाजी अद्भुत है, लेकिन दुर्भाग्य से आप रणथंबोर सिटी के सैन्य शक्ति का हिस्सा हैं और रणथंबोर सिटी कसाईयों से मिली हुई है। इसीलिए मैंने पिछली बार रणथंबोर सिटी के सेना नायक के भाई कुम प्रताप सिंह की हत्या की थी और रणथंबोर सिटी को नष्ट करने का प्रयास किया था। दक्ष की बातें सुनकर रूबिका गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि वो दक्ष को खा जाएगी। रूबिका का गुस्सा जायज था। अगर दक्ष ने कुम प्रताप सिंह की हत्या ना की होती तो वो शाही महल में शान से रहती। दक्ष ने कसाई समुदाय के साथ रणथंबोर सिटी का संबंध उजागर कर दिया था, जिसके बाद झुंझुनू के पश्चिमी प्रांत के योद्धाओं ने उस पर हमला कर दिया और शाही महल पर कब्जा कर लिया, जिससे शाही महल में रहने वाले सभी को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। रूबिका को गुस्से में देखकर दक्ष ने कहा,
आप दोनों भले ही स्वर्गमंडल के योद्धा हो, लेकिन आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप मुझे मार सको। आप दोनों के अलावा जो भी लोग यहाँ हैं, मेरी अपील है कि वो सामने आ जाएं। दक्ष की बात खत्म होने से पहले दो और योद्धा उसके सामने प्रकट हो गए। इसमें एक का नाम शौकत और दूसरे का सुमंजय था। दोनों योद्धा रणथंबोर सिटी की सैन्य इकाई के प्रमुख थे। इसके अलावा उनके पीछे दो अन्य योद्धा खड़े थे, जिनके साथ दर्जनों हाथियों पर सैनिक सवार थे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, रणथंबोर सिटी की सबसे शक्तिशाली सेना मुझे मारने के लिए आई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। रूबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रणथंबोर सिटी के सेना नायक ने तुम्हारी हत्या करने की आज्ञा दी है। इस बार तुम बुरे फंसे हो। तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर तुम्हारे शरीर में अचानक पंख भी लग गए तो भी तुम बच नहीं सकते हो। रूबिका सच कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज रात मैं बच नहीं पाऊंगा, दक्ष ने कहा। दक्ष सहज दिख रहा था, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। रूबिका रणथंबोर सिटी की टॉप 10 शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थी। उसकी युद्ध क्षमता उच्च स्तरीय थी। फिर दक्ष की नजर एक योद्धा पर पड़ी। उसने कहा, शिवदत्त। दक्ष, क्या हाल है? शिवदत्त आगे बढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अब दक्ष का मन मान गया था कि आज रात वो निश्चित रूप से मर जाएगा। दक्ष काफी देर तक उदास था और वो सोचने लगा कि इस जीवन में भी उसे महान योद्धा के रूप में खुद को स्थापित करने का मौका नहीं मिल सका। शायद उसके नसीब में यही लिखा हुआ है। शिवदत्त के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो खुश था। आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन चारों तरफ से घिरा हुआ था और उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। दक्ष ने शिवदत्त से कहा, तुम रणथंबोर सिटी के साथ मिल गए हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि गुरु कृपाचार्य को इसकी खबर लगेगी तो क्या होगा? शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही अब मैं गुरुकुल का छात्र नहीं हूँ। मैं आधिकारिक रूप से कसाई समुदाय का योद्धा बन चुका हूँ। दक्ष गंभीर हो गया। उसने समझाते हुए कहा, शिवदत्त, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तुम मुझसे सीधे तौर पर लड़ सकते हो। इसके लिए तुम्हें कसाई समुदाय का योद्धा बनना जरूरी नहीं है। शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दक्ष, अब तुम यूनिवर्सल रैंकिंग के टॉप 100 योद्धाओं में हो। इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बराबर खड़ा नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शिवदत्त की बात खत्म होने से पहले रूबिका ने कहा, उसके साथ बकवास बंद करो। अब इसके अंत का समय आ गया है। रूबिका ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और अपनी गति बढ़ा दी। अगले ही पल रूबिका दक्ष के चारों तरफ भागने लगी और उसने अपनी चाबुक से दक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक इस हमले से दक्ष घबरा गया। उसके पास अपनी रक्षा का कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ था। दक्ष असमंजस में था, लेकिन तभी उसे जलदेवी से मिले वरदान की याद आई और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। अगले ही पल दक्ष की 9 छाया वहां प्रकट हो गई। वहां अब 9 दक्ष दिखाई दे रहे थे। सबके हाथों में तलवार थी और सभी रूबिका पर हमला करने लगे। अगले ही पल रूबिका ने रक्षात्मक रुख अपना लिया और खुद का बचाव करने की कोशिश करने लगी। रूबिका को परेशान देखकर शौकत ने सोचा, ये तो खतरनाक योद्धा है। इसने उच्च स्तरीय युद्ध तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अगर मैं फौरन रूबिका की मदद के लिए नहीं जाता हूं तो शायद दक्ष उसे मार डालेगा। इसके बाद शौकत ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और दक्ष की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक साथ दक्ष की सभी 9 छाया पर हमला कर दिया। शौकत स्वर्गमंडल का योद्धा था। युद्ध की सभी छोटी बड़ी तकनीक में उसे महारत हासिल थी। यूनिवर्सल रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल राय बहादुर परिवार की अभिलाषा भी शौकत से काफी पीछे थी। शौकत की युद्ध तकनीक को देखते हुए दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। अगले ही पल सभी 9 छाया गायब हो गई। दक्ष अब शौकत से सीधी लड़ाई करना चाहता था। उसने भी अपनी 800 साल पुरानी तलवार निकाल ली और शौकत से भिड़ गया। दोनों योद्धाओं के बीच तलवार टकराने लगी। हालांकि 2 हमलों को रोकने के बाद दक्ष की उंगलियां सुन्न हो गई और वो दर्द से कराह उठा। आह, कितनी शक्ति है इसके पास। शौकत ने कहा, तुम मेरे वार का सामना कर सकते हो, इसलिए इसमें थोड़ा भी शक नहीं है कि तुम यूनिवर्सल रैंकिंग के टॉप 100 योद्धाओं में से एक हो। तुम वाकई शक्तिशाली हो। शौकत का हमला जारी रहा। दक्ष उसके हर हमले को रोकने का प्रयास करता रहा। क्योंकि दक्ष की गति तेज थी, इसीलिए वो शौकत के हमले से बच भी जाता था और रोकने में कामयाब भी हो जाता था। अन्यथा कोई दूसरा योद्धा होता तो वो जरूर अब तक शौकत के हाथों मारा जाता। लगातार शौकत के हमलों को रोकने में दक्ष बुरी तरह से थक चुका था। उसने तलवार से हमले को रोकने की बजाय बचने का फैसला किया। अब शौकत का हर वार विफल जा रहा था। सभी योद्धा अब तक नाव में ही थे, लेकिन तेज हवा की वजह से नाव एक टापू पर जा लगी। दक्ष फौरन नाव से उतर गया और भागने लगा।
शौकत भी उसके पीछे भाग रहा था और हमले की कोशिश कर रहा था, लेकिन शौकत का हर वार विफल हो रहा था। शौकत परेशान हो गया और थक कर उसने हवा में छलांग लगा दी, लेकिन दक्ष चौकन्ना था, इसीलिए वो तेजी से भाग गया। शौकत की तलवार जमीन पर जा गिरी और नीचे 10 मीटर लंबा और गहरा गड्ढा हो गया। रूबिका भी अपने हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी। शौकत की मदद के लिए वो भी आई और दक्ष के पैरों पर चाबुक से हमला करने लगी। दोनों के हमलों से परेशान दक्ष मान बैठा कि वो रात उसकी आखिरी रात थी। सुमंजय और शिवदत्त दूर खड़े थे और वो मुकाबले को देख रहे थे। उनके पीछे हाथियों पर सवार सैकड़ों योद्धा थे। दक्ष ने अपनी समूची शक्ति का प्रयोग किया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। टापू के पीछे एक विशाल पहाड़ था जिसमें एक तरफ चिकनाहट थी, इस वजह से दक्ष उस पर चढ़ भी नहीं सकता था। विकल्प की कमी को देखते हुए दक्ष ने चुपके से अपनी स्पेस टोर अंगूठी से एक भीष्म गेंद निकालकर शौकत और रूबिका के ऊपर फेंक दी। हालांकि दोनों स्वर्ग मंडल के योद्धा थे, इसीलिए भीष्म गेंद से उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन वो कुछ देर के लिए घायल जरूर हो गए। भीष्म गेंद के प्रहार से रूबिका घायल हो गई। वो दक्ष को गौर से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पृथ्वी मंडल का एक योद्धा इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली हो गया है। रूबिका ने घायल पड़े शौकत से कहा, हमें जल्दी इसे मारना होगा। अभी ये योद्धा केवल पृथ्वी मंडल में है, अगर ये स्वर्ग मंडल में पहुंच गया तो इसकी शक्ति कई गुना हो सकती है। दूर खड़े अक्षय ने दक्ष को देखते हुए कहा, अब यकीन हो रहा है कि कुंभ प्रताप जैसे शक्तिशाली योद्धा की इसने ही हत्या की थी, अन्यथा मुझे तो लगता था कि ये कोई दूध पीता बच्चा है। कुंभ प्रताप सिंह की हत्या किसी और ने की और साजिशन इस बच्चे को फंसाया जा रहा है। लड़का वाकई प्रतिभाशाली है। अक्षय की बातें सुनकर पास खड़े शिवदत्त के कलेजे पर सांप लौटने लगा। उसने कहा, मेरा भाई दक्ष अब बस दिखावा कर रहा है कि वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सभी योद्धाओं की आंखों में दक्ष के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी, लेकिन शिवदत्त चाहता था कि दक्ष को जल्द से जल्द मार दिया जाए। वहीं दक्ष भी अपने सामने के नजारे को देखते हुए परेशान था। उसे लग रहा था जैसे उसका बचना नामुमकिन था। क्या सच में दक्ष का आज खात्मा कर दिया जाएगा? क्या दक्ष को मारकर सभी योद्धा अपना बदला ले पाएंगे? रणथंबोर सिटी के योद्धाओं ने दक्ष को घेर लिया था, जबकि दक्ष अपनी समूची शक्ति का प्रयोग करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो भागते हुए टापू पर आ पहुंचा था। लेकिन टापू के पीछे एक विशाल पहाड़ था जिसके एक तरफ चिकनाहट थी, इस वजह से दक्ष उस पर चढ़ भी नहीं सकता था। वहीं शिवदत्त की बात सुनने के बाद अक्षय ने कहा, हम दक्ष को अब भी कमतर आंक रहे हैं। शिवदत्त ने कहा, वो मेरा भाई है और मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो अगले आधे घंटे में रूबिका और शौकत के हाथों मारा जाएगा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई अपने भाई को अच्छी तरह से समझता हो उनके बीच कभी मतभेद पैदा नहीं हो सकता। अगर आपसी तनाव भी हो जाए तो कोई किसी की जान के पीछे नहीं पड़ता। शिवदत्त अक्षय की बातें सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा, कुछ देर इंतजार कीजिए, फिर आपका भ्रम खत्म हो जाएगा और आज दक्ष की मौत सुनिश्चित है। दूसरी तरफ रूबिका और शौकत लगातार दक्ष पर हमले करते जा रहे थे। रूबिका अपने चाबुक से दक्ष के पैरों पर प्रहार करती थी ताकि वो घायल होकर गिर जाए। शौकत ने लगातार 13 हमले किए। दो तरफा हमले से दक्ष परेशान हो गया। इसी तरह दक्ष के पैर पर एक चाबुक लग गया। चाबुक लोहे का था जिससे दक्ष घायल हो गया। घायल होने के बाद दक्ष ने फौरन रक्तप्रास की गोलियां निकाली और उसे निगल गया। दक्ष अब अधीर हो चुका था। वो तेजी से रूबिका की ओर दौड़ पड़ा और उसने उस पर हमला कर दिया। रूबिका इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतनी जल्दी घाव से उबर पाएगा। दक्ष की तलवार रूबिका के चाबुक पर लगी और तलवार के वार से चाबुक टुकड़ों में बट गया। रूबिका थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। मौका पाकर दक्ष ने एक बार फिर स्पेस टोर अंगूठी से भीष्म गेंद निकाली और उसको रूबिका के ऊपर फेंक दिया। भीष्म गेंद के विस्फोट से चारों तरफ धुआं फैल गया। दक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया और स्पेस टोर अंगूठी से जादुई पंख निकालकर अपनी पीठ में बांध लिए। आध्यात्मिक शक्ति को पंख में इंजेक्ट कर वो वहां से उड़ गया। उसी दौरान शिवदत्त की नजर दक्ष पर पड़ी। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। अक्षय ने कहा, उसे रोकना होगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो सेना नायक प्रद्युम्न प्रताप हम सबको अवश्य ही मार डालेंगे। अक्षय ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और दक्ष पर निशाना साधते हुए लगातार 3 तीर चला दिए। दक्ष की नजर जैसे ही तीरों पर पड़ी उसने अपनी गति में परिवर्तन किया और अपनी दिशा बदल दी। तीर दक्ष के करीब से निकल गए। ये देखकर शिवदत्त हैरान हो गया। उसने कहा, अविश्वसनीय, कोई भी इंसान अक्षय के तीर की गति से अधिक तेज भाग सकता है। रूबिका ने कहा,
हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है शुद्धत। अक्षय ने साधारण तीर चलाया था। इसमें केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया था, ना कि आध्यात्मिक शक्ति का। अक्षय ने अगर आध्यात्मिक शक्ति को इस तीर में इंजेक्ट किया होता तो दक्ष हवा में ही मारा जाता। रूबिका की बातें सुनकर शुद्धत को अक्षय पर संदेह हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं अक्षय दक्ष से मिला हुआ तो नहीं है। कुछ देर पहले भी वो दक्ष की तारीफ कर रहा था और उसने उसके जिंदा रहने का दावा भी किया था। शौकत शिवदत्त के भाव को समझ गया। उसने शिवदत्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षय रणथंभौर सिटी के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज के रूप में प्रतिष्ठित है। एक बार उसने 50 किलोमीटर दूर खड़े एक स्वर्ग मंडल के योद्धा को मार डाला था। इसलिए शिवदत्त, तुम बेकार की बातें मन में ला रहे हो। दक्ष वाकई शक्तिशाली है। रूबिका ने कहा, हम एक दूसरे के प्रति मन में उपजे संदेह को बाद में भी खत्म कर सकते हैं। अभी जो जरूरी है उसके लिए हमें काम करना होगा। हमें अपने हवाई दस्ते को दक्ष के पीछे भेजना होगा। अगर हम हवा में उसे घेरने में कामयाब रहे तो फिर उसकी मौत सुनिश्चित है। रूबिका की बातों से शौकत सहमत था। उसने हाथी पर सवार योद्धाओं को इशारा किया। अगले ही पल 3 जादुई पंखों को लेकर एक सिपाही शौकत के पास आया। शौकत, रूबिका और अक्षय ने इसे पहना और आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया। अगले ही पल तीनों हवा में उड़ गए। ये पंख दक्ष के पंख से कम गुणवत्ता वाले थे, इसीलिए उनकी गति धीमी थी। दक्ष ने अपने पीछे 3 योद्धाओं को आते हुए देखा। उसने फौरन अपनी दिशा सामने के पहाड़ की ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में दक्ष पहाड़ के करीब पहुंच गया और तलवार से जोरदार वार किया। जोरदार आवाज के साथ पहाड़ में बहुत बड़ा छेद हो गया और दक्ष आसानी से दूसरी ओर निकल गया। ये कैसे हो सकता है? इस तरह की तकनीक तो 800 साल पहले के युद्ध के किस्सों में पढ़ने को मिलती है। इस युद्ध तकनीक को दक्ष ने कैसे सीखा? शिवदत्त हैरान था। ऐसा लग रहा था कि उसे काटो तो खून नहीं। शौकत, रूबिका और अक्षय भी पहाड़ को पार कर दक्ष के पीछे भाग रहे थे। रूबिका ने हंसते हुए कहा, दक्ष, तुम गलतफहमी में हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे सैनिक इधर भी मौजूद हैं और वो तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे। दक्ष की गति इतनी अधिक थी कि उसे रूबिका की कोई बात सुनाई नहीं थी। वो तीनों को चकमा देकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। दक्ष ने सोचा कि कुछ देर रुककर शक्तिवर्धक पेय और रक्तप्राश की गोलियों का सेवन कर लिया जाए ताकि उसकी शारीरिक ऊर्जा वापस आ सके। दक्ष ने स्पेस स्टोर से रक्तप्राश की कुछ गोलियां जैसे ही निकाली, उसकी नजर भाले पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि दर्जनों योद्धा भाले को लेकर झाड़ी में छिपे हुए थे। दक्ष चौकन्ना हो गया। अगले ही पल 50 योद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ दिखाई दिए। उनमें से हर एक पृथ्वी मंडल के 2 स्टार का योद्धा था। सभी ने काले रंग का कवच पहन रखा था। उनके भाले का वजन 50 किलोग्राम था। वो सभी अचानक एक पंक्ति में खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दक्ष के सामने एक दीवार बना ली है। सभी ने भाले को हाथ में लेकर निशाना साध रखा था। अगर दक्ष की कोई भी हलचल होती तो एक साथ सभी भाले उस पर बरस पड़ते। रणथंभौर सिटी के 3 शक्तिशाली योद्धा दूसरी तरफ से वहां पहुंचने वाले थे। दक्ष ने सोचा, मेरे पास ना तो आगे बढ़ने का विकल्प है, ना ही पीछे जाने का। अगर मैंने हवा में उड़ान भरी तो एक साथ 50 योद्धा अपने भाले मेरी तरफ फेंकेंगे। ऐसे में एक भाला भी अगर मेरे पंख पर लगता है तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा। इस स्थिति में भागने से पहले मुझे खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दक्ष ने स्पेस स्टोर अंगूठी से कवच निकाला। इस कवच को सेना नायक मलिक ने उसे उपहार में दिया था जब दक्ष पहली बार गलवान के जंगल से पीले मंडल के फाइनल स्टेज का अभ्यास पूरा कर वापस लौटा था। दक्ष ने फौरन कवच में आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया। अगले ही पल कवच ने दक्ष को सर से लेकर पांव तक ढक लिया। कवच पहनकर दक्ष एक बार फिर से जादुई पंख का उपयोग करते हुए हवा में उड़ गया। अब तक अक्षय भी पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। उसने दक्ष को हवा में उड़ते देखा और तीर चला दिया। अक्षय ने लगातार 6 तीर दक्ष को निशाना साधते हुए चलाए, जिसमें दक्ष ने 5 को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया, लेकिन 6ठा तीर दक्ष की पीठ पर लग गया। तीर लगते ही दक्ष को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो दर्द से कराहने लगा। हालांकि कवच की वजह से उसकी पीठ पर कोई जख्म नहीं हुआ। इस दौरान दक्ष ने अपना संतुलन भी खो दिया था। नीचे उतरने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दक्ष ने आध्यात्मिक शक्ति कम कर दी और वो हवा से नीचे उतर गया। अब तक शिवदत्त भी पहाड़ की चट्टान पर पहुंच चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इस बार किसी भी स्थिति में वो बचना नहीं चाहिए। रूबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस तरह से जाल बिछाया है कि दक्ष का आज बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आधी रात बीत चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। दक्ष दूर पहाड़ी पर खड़ा था। तभी एक विशालकाय पक्षी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया।
दक्ष को समझ पाता उससे पहले ही वो पक्षी दक्ष की तरफ उड़ता हुआ आया और उसे टकराता हुआ आगे निकल गया। पक्षी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दक्ष कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। दक्ष परेशान था। वो सोचने लगा, अब मैं बुरी तरह से मायावी शक्तियों के बीच फंस गया हूं। इनसे बचने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मुझे इसने कैद कर लिया तो फिर मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पक्षी कोई मायावी मनुष्य था जिसने दक्ष को हराने के लिए एक विशालकाय पक्षी का रूप धारण कर लिया था। दक्ष के लिए अब भागना मुश्किल था, इसलिए उसने परिस्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। उसने म्यान से 800 साल पुरानी तलवार निकाली, उसमें आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट किया और पहाड़ पर दे मारा। पहाड़ के आर पार छेद हो गया। सामने बेतिया नदी थी। दक्ष ने बेतिया नदी में छलांग लगा दी। दक्ष ने शाहपुर सिटी से नीलामी में कवच खरीदा था जो कि उसे पानी में भी तेज गति से भागने में सहायता करता था। अब वो उसी कवच का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन क्या इस सब से वो बच पाएगा? क्योंकि अभी भी योद्धाओं की सेना उसके पीछे पड़ी हुई है। से बचने के लिए बेतिया नदी में छलांग लगा दी। उसने शाहपुर सिटी की नीलामी में कवच खरीदा था जो उसे पानी में भी तेज गति से भागने में सहायता करता था। अब वो उसी कवच का इस्तेमाल करने वाला था। दक्ष को बेतिया नदी में उतरते देख रुबिका, शौकत और अक्षय उसके पीछे भागे, लेकिन उन दोनों ने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की। वजह, पानी में कई खतरनाक जीव रहते थे जो पलक झपकते ही किसी भी मनुष्य को अपना भोजन बना लेते थे। क्योंकि दक्ष के पास कवच था इसीलिए उसकी जान बच सकती थी। शिवदत्त का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा कि क्या वाकई दक्ष इतने योद्धाओं पर अकेले भारी पड़ गया? क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो स्वर्गमंडल के कई योद्धाओं को अकेले हरा सकता है? शिवदत्त को ये बातें परेशान कर रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो भाग गया। शिवदत्त को परेशान देखकर अक्षय उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिवदत्त परेशान क्यों हो? मैंने पहले ही कहा था कि दक्ष को हम कमतर आंक रहे हैं, वो यहाँ से भाग निकलेगा। अक्षय की बातें शिवदत्त के घाव पर नमक छिड़कने जैसी थी, लेकिन शिवदत्त हाल ही में कसाई समुदाय में शामिल हुआ था, इस वजह से उसने कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। हालांकि अक्षय स्वर्गमंडल का योद्धा था, इसलिए शिवदत्त उसके मुकाबले बहुत कमजोर था। शौकत, रुबिका, अक्षय, सुमंजय पहाड़ की ऊंची चोटी से नदी की ओर देख रहे थे। तभी रुबिका ने कहा, मुझे हैरानी हो रही है कि वो हमारे घेरे से बचकर निकल गया है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सुमंजय ने कहा, दक्ष भले ही बेतिया में कूद गया हो, लेकिन वो बुरी तरह से घायल है। बेतिया नदी में कई खतरनाक जानवर हैं। आज उन जानवरों का वो भोजन बन जाएगा। रुबिका ने कहा, ऐसा सोचकर हमें लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। जैसे कि सेनानायक प्रद्युम्न का आदेश है, वो उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रणथंबोर सिटी और कसाई समुदाय हमें दंडित करेगा। शौकत ने कहा, हमें अपने सैनिकों को फौरन बेतिया नदी के किनारे भेजना होगा ताकि दक्ष अगर नदी से बाहर निकलता है तो हम उसे पकड़ लेंगे अथवा उसकी हत्या कर देंगे। शौकत ने सभी सैनिकों को आदेश दे दिया, आप लोग फौरन बेतिया नदी के किनारे चले जाएं और दिखाई पड़ते ही दक्ष की हत्या कर दें। इस दौरान एक बात का ख्याल जरूर रखें कि पानी के अंदर खतरनाक जानवर हैं। अगर आपने उसे परेशान किया तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। रुबिका, अक्षय, सुमंजय और मैं 50-50 सैनिकों की अगुवाई करेंगे। रुबिका ने कहा, किसी भी हाल में हमें उसे मारना है। इसके लिए हमें कोई भी बड़ी कीमत चुकानी हो तो हम तैयार हैं। मायावी पक्षी भी शौकत और रुबिका की बातें सुन रहा था। बिना कुछ बोले उसने हवा में उड़ान भरी और बेतिया नदी के ऊपर मंडराने लगा। रुबिका, शिवदत्त सहित सभी योद्धा उस मायावी योद्धा की तत्परता देखकर हैरान रह गए। शिवदत्त ने कहा, आखिर ये योद्धा कौन है? अक्षय ने कहा, ये तो पता नहीं कौन है, लेकिन इसके गले में लटके बैज को देखकर स्पष्ट होता है कि ये कसाई समुदाय का योद्धा है। शौकत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई और नहीं, युवा तुर्क डीके हैं। शौकत की बात सुनकर सभी हैरान थे। रुबिका भय से कांप रही थी। उसने कहा, युवा तुर्क यहाँ क्यों आए हैं? शौकत ने कहा, युवा तुर्क केवल हमारी हलचल का मुआयना कर रहे हैं। शायद उन्हें आशंका है कि बेतिया नदी के नीचे ऐतिहासिक कलश छिपा कर रखा गया है और चंद्रवंशी समुदाय के योद्धा भी इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। रुबिका ने कहा, अब एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। पहले हमारा लक्ष्य दक्ष की हत्या पर केंद्रित था, लेकिन अब एक और नई चुनौती सामने है। बेतिया नदी के नीचे अगर ऐतिहासिक कलश छिपा कर रखा गया है तो दक्ष जरूर उसे पाने की कोशिश करेगा और शायद इसी मिशन के लिए वो बेतिया नदी में उतरा हो। शिवदत्त ने कहा,
बेतिया नदी में इतने खतरनाक जानवर रहते हैं, क्या दक्ष के जीवित रहने की संभावना आपको दिख रही है? अक्षय ने कहा, तुम्हें तो दक्ष किसी बच्चे जैसा दिखता है ना, जो कि आसानी से मारा जा सके। उसे खुद भी मालूम है कि नदी में कितने खतरनाक जीव रहते हैं, इसीलिए उसने नदी में कूदने से पहले अपनी जादुई कवच को पहन लिया था। कवच पहनकर हम सब भी नदी में कूद सकते हैं और हम उसे पकड़ लेंगे, शिवदत्त ने उत्साह से कहा। अक्षय शिवदत्त की बातें सुनकर चिढ़ गया। उसने कहा, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? दक्ष के पास जो कवच है उसने उसे नीलामी में खरीदा है। उसकी सहायता से वो आसानी से नदी में तैर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। शौकत ने कहा, बेतिया नदी में ऐतिहासिक कलश होने की बातें अफवाह भी हो सकती है, शायद लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया गया हो। दूसरी तरफ दक्ष नदी की तलहटी में पहुंच चुका था। उसने अपने कवच को खोल लिया और स्पेस टूर अंगूठी में चला गया ताकि कोई जानवर उस पर हमला ना करे। अब तक दक्ष पूरी तरह से थक चुका था और उसकी पीठ में तेज दर्द हो रहा था। दक्ष ने कराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल होने की खबर मिलने से रणथंबोर सिटी के योद्धा परेशान हैं और इसीलिए उन्होंने मेरी हत्या के लिए एक साथ इतने शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा है। दक्ष की असली चिंता शिवदत्त था, जो कि गुरुकुल का छात्र था लेकिन अब कसाई समुदाय में शामिल हो गया था। दक्ष को इस बात का डर था कि वो बदला लेने के लिए उसके करीबी लोगों की हत्या भी कर सकता है। दक्ष सोचने लगा, क्या मुझे अपनी माँ की सुरक्षा के लिए शिवदत्त को मारना पड़ेगा? अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो अवश्य ही माँ की हत्या कर देगा। दक्ष की पीठ में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसने रक्तप्राश की गोलियां निकाली और उसे निकल गया। आधे दिन के आराम के बाद दक्ष ने स्वस्थ महसूस किया और स्पेस टूर अंगूठी से निकल गया और फिर से कवच पहन लिया। दक्ष अगले 3 दिनों तक बेतिया नदी के हर हिस्से में जाकर ऐतिहासिक कलश का पता लगाता रहा, लेकिन नदी में कलश होने के कोई प्रमाण उसे नहीं मिले। दक्ष ने सोचा, बेतिया नदी में कलश होने की बात शायद अफवाह है, इसे केवल लोगों को उलझन में डालने के लिए फैलाया गया था। मुझे अब जल्द से जल्द गुप्त महल की मोटेरा गुफा में जाना होगा। हालांकि वहां पहुंचने के लिए मुझे अनिकेत, कुलजीत, हिमांशी और अन्य साथियों से मिलना पड़ेगा। नदी के बाहर मौजूद कसाई समुदाय और रणथंबोर सिटी के योद्धाओं ने 3 दिन बाद अनुमान लगाया कि दक्ष को किसी जानवर ने शिकार बना लिया है और वो मर चुका है, इसीलिए 3 दिनों तक वो नदी के अंदर है। शौकत भी इस बात से सहमत था, हालांकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। 3 दिनों के बाद युवा तुर्क ने शौकत से कहा, हमें दक्ष के पीछे जाने के बजाय ऐतिहासिक कलश की खोज करनी चाहिए। बेतिया नदी के किनारे खड़े आधे सैनिकों को गुप्त महल की ओर ले चलो। हमें जानकारी मिली है कि चंद्रवंशी समुदाय के कुछ लोग उसी तरफ जा रहे हैं। युवा तुर्क डीके का आदेश मिलते ही सैनिकों के साथ रुबिका और शौकत वहां से चलती है। अब बेतिया नदी के किनारे केवल 100 सैनिक बचे थे। वो नदी के दोनों किनारे मार्च कर रहे थे। चौथे दिन दक्ष नदी से बाहर निकल आया। सैनिकों को देख उसने जादुई पंख लगा लिए और हवा में उड़कर पहाड़ पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। दक्ष तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी स्पेस टूर अंगूठी के प्रभाव से दक्ष को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। दक्ष ने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली और कहा, कौन है? मैं हूं। सामने एक योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और वो काफी शक्तिशाली था। उसे देखते ही दक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दक्ष ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपनी बाहें फैला दी। वो युवक दौड़ता हुआ आया और दक्ष के पैरों में गिर गया। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा स्थान पैरों में नहीं, मेरे सीने पर है। मेरे गले लग जाओ। नहीं राजकुमार, आपकी वजह से ये जीवन है और मैं आपका ऋणी हूँ। मेरे भगवान आप ही हैं, युवक ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। दक्ष ने कहा, माँ कैसी है? पन्ना दीदी और बहन निवेदिता ठीक है ना? युवक ने कहा, सभी ठीक है, वो सब आपको बहुत याद करते हैं। दक्ष कुछ देर के लिए भावुक हो गया। उसने कहा, मुझे भी सबकी याद आती है। मैं जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगा। वैसे तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे जानकारी मिली थी कि कसाई समुदाय और रणथंबोर सिटी कोई बड़ी साजिशें रच रहा है। इसका पता लगाने के लिए मैं कसाई समुदाय में शामिल हो गया। दक्ष ने कहा, कसाई समुदाय में शामिल होकर तुम मेरे बारे में ख्याल कर रहे हो? कहीं कोई साजिश तो नहीं है? युवक ने कहा, राजकुमार, मेरा नाम पुष्पेश है, जो एक समय भानुमति का विश्वास पात्र हुआ करता था, जिसके लिए मैंने जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन उसकी वादा खिलाफी ने मुझे तोड़ दिया था और वो मुझे मार ही चुकी थी। फिर आपने मुझे नया जीवन दान दिया, एक योद्धा बनने के लिए संसाधन दी और मैं फिर से युद्ध मंडल का प्रतिभाशाली योद्धा बन सका। क्या आप भूल गए कि आपने मुझे खरीदने के लिए 10 लाख चांदी के मोहरों को हवेली में भिजवाया था? मैं आपका दास हूं राजकुमार, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दक्ष ने कहा, पुष्पेश, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कसाई समुदाय के एक योद्धा पर शक कर रहा हूँ। पुष्पेश ने कहा, मैं कसाई समुदाय में शामिल हुआ हूँ। इसकी जानकारी निवेदिता और प्रियदर्शनी दोनों को है।
मैंने महारानी यशोधरा को भी इस मिशन के बारे में बताया था। उनकी सहमति से ही मैं कसाई समुदाय में शामिल हुआ हूँ। दक्ष ने पूछा, कसाई समुदाय और रणथंभौर सिटी के बीच अभी कौन सी खिचड़ी पक रही है? शायद वो कुछ ऐसा जानना चाह रहा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। तो क्या पुष्पेश उसे काम की कोई जानकारी दे पाएगा? दक्ष के सामने पुष्पेश अचानक से आ गया था और उसने दक्ष को बताया कि वो कसाई समुदाय में शामिल हो गया है, जिसे सुनकर दक्ष को उस पर शक हुआ और उसने कसाई समुदाय और रणथंभौर सिटी के बीच हो रही बातचीत को जानना चाहा। पुष्पेश ने दक्ष के सवाल सुनकर जवाब दिया, राजकुमार, रणथंभौर सिटी के सेना नायक प्रद्युम्न ने आपकी हत्या के लिए कई शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा है। दक्ष ने कहा, मैं उनसे तो लड़ ही चुका हूँ, फिर इसमें नई बात क्या है? पुष्पेश ने आके कहा, राजकुमार, रणथंभौर सिटी का साथ कई खतरनाक लोग भी दे रहे हैं। ये सुनकर दक्ष गंभीर हो गया। उसने पूछा, वो लोग कौन है? पुष्पेश ने कहा, कसाई समुदाय का एक योद्धा है जिसे लोग युवा तुर्क के रूप से जानते हैं और उसका नाम डीके है। दक्ष ने कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कसाई समुदाय का युवा तुर्क डीके भी यहाँ आएगा। पुष्पेश ने आगे कहा, डीके किसी ऐतिहासिक कलश की बातें कर रहा है। उसे आशंका है कि ऐतिहासिक कलश या तो बेतिया नदी के नीचे है या गुप्त महल में छिपा कर रखा गया है। दक्ष ने कहा, तो क्या डीके मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए हैं? पुष्पेश ने आगे कहा, आपकी हत्या करने के उद्देश्य से डीके यहाँ नहीं आया है। वो किसी भी तरीके से ऐतिहासिक कलश को हासिल करना चाहता है। दक्ष ने कहा, ऐतिहासिक कलश के बारे में तुम्हें और क्या जानकारियां मिली हैं? पुष्पेश ने जवाब दिया, डीके बता रहा था कि ऐतिहासिक कलश को पाने का महारानी चिनाई ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकी। दक्ष ने कहा, यह काम डीके अकेले कर रहा है क्या? अथवा उसकी सहायता के लिए कोई अन्य शक्तिशाली योद्धा भी वहां मौजूद थे? पुष्पेश ने कहा, डीके अकेले इस काम को अंजाम दे रहा है, उसके साथ कोई दूसरा योद्धा नहीं आया है। हाँ, कसाई समुदाय के स्थानीय योद्धा उसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ रणथंभौर सिटी के योद्धा भी दे रहे हैं, लेकिन उनका मिशन आपकी हत्या है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी स्थिति में मुझे वो ऐतिहासिक कलश प्राप्त करना है। दक्ष खुद को महारानी चिनाई से सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसके लिए डीके से लड़ने में भी उसे हिचक नहीं होती। पुष्पेश ने डीके के बारे में और भी जानकारियां दी। हालांकि उसे अब भी डीके के बारे में कुछ बातें ही पता थी। पुष्पेश ने कहा, राजकुमार, मेरे पास इतनी ही जानकारियां थी, जो था मैंने बता दिया। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। अगर देर हुई तो कसाई समुदाय के योद्धाओं को इसकी जानकारी मिल जाएगी और फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पुष्पेश ने दक्ष को प्रणाम किया और वापस चल दिया। पुष्पेश, दक्ष ने आवाज दी। पुष्पेश रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। दक्ष जानता था कि गुप्त जानकारी देकर पुष्पेश ने खुद को जोखिम में डाल दिया है। पुष्पेश ने कहा, राजकुमार, मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। पुष्पेश की आवाज में गंभीरता थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और पुष्पेश और दक्ष सतर्क हो गए। पुष्पेश ने कहा, ये भीष्म गेंद फटने की आवाज है। मुझे आशंका है कि रणथंभौर सिटी की सेना हमारा पीछा कर रही है। राजकुमार, अब हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। पुष्पेश तेजी से दूसरी दिशा में भाग गया। दक्ष, तुम पूरी तरह से गिर चुके हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। इतना कहते हुए रुबिका ने दोबारा भीष्म गेंद दक्ष की दिशा में उछाल दी। कुछ ही देर बाद दक्ष को चारों तरफ से रणथंभौर सिटी के योद्धाओं ने घेर लिया। सबके हाथों में बड़े बड़े भाले थे। दक्ष ने सोचा, कुछ देर में यहाँ और भी सैनिक आ जाएंगे, मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। रुबिका ने कहा, तुम इस बार किसी भी सूरत में बच नहीं सकते हो, हमारे सैनिकों ने तुम्हें घेर लिया है। दक्ष को घिरा देख पुष्पेश वापस दक्ष के पास लौट आया। पुष्पेश के चेहरे पर मुखौटा बचा हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे होते हुए मेरे राजकुमार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी एक सैनिक भाला लेकर पुष्पेश की दिशा में दौड़ पड़ा। पुष्पेश ने अपनी तलवार निकाल ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। सैनिक ने करीब आकर निशाना साधते हुए पुष्पेश की दिशा में भाला फेंक दिया। पुष्पेश ने अपनी तलवार से भाले को रोक दिया, लेकिन भाले का वजन अधिक था, जिससे पुष्पेश लड़खड़ा गया। रुबिका ने कहा, हमारे सैनिकों के भाले का वजन 50 किलोग्राम है और सभी सैनिक पृथ्वी मंडल के 2 स्टार स्टेज के ऊपर के योद्धा है। तुम उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हो। पुष्पेश ने कहा, धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें खामियां ना हो, इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि हम इन्हें हरा नहीं सकते। रुबिका ने पुष्पेश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों तैयार हो जाओ, हमें इस बार इन दोनों की हत्या करनी है।
रूबिका का आदेश मिलते ही सभी योद्धा दक्ष और पुष्पेश की दिशा में बढ़ने लगे। पुष्पेश ने कमर से खंजर निकाला और उसे अभिमंत्रित कर उछाल दिया। खंजर सीधे एक सैनिक के गले में जा लगा। सैनिक के गले से खून निकलने लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। रूबिका ने कहा, यह कैसे हो सकता है? सैनिकों का शरीर कवच से ढका हुआ है, फिर भी इसने एक ही हमले में सैनिक की गर्दन को काटकर अलग कर दिया। दक्ष ने कहा, वाह, तुमने शानदार तकनीक सीखी है। एक ही बार में तुमने 10 मिलीमीटर मोटा कवच पहने एक सैनिक का गला काट दिया। तुम शानदार योद्धा हो। पुष्पेश ने धीमी आवाज में कहा, गर्दन के हिस्से में कवच की मोटाई कम होती है, इसलिए इसे आसानी से भेदा जा सकता है। रूबिका भी समझ गई कि जानबूझकर इसने गले को निशाना बनाया ताकि वहां के कवच को आसानी से भेदा जा सके। रूबिका ने सैनिकों से कहा, सभी सैनिक अपनी रक्षा करें। ये योद्धा आपके गर्दन को ही निशाना बनाने की जुगत में है। सभी सैनिकों ने अपना सर झुका लिया ताकि वो खुद की गर्दन पर हमला होने से बचा सकें। दक्ष ने कहा, तुम लोगों का बचना अब मुश्किल है। दक्ष ने जादुई शक्ति का प्रयोग कर अपनी तलवार का वजन 250 किलोग्राम कर लिया। इसके बाद उसने हवा में छलांग लगाई और एक दिशा में खड़े सैनिकों की गर्दन पर चला दिया। कुछ ही देर में एक साथ कई सर जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ केवल खून ही खून था। इसे देखकर अन्य सैनिक डर गए। रूबिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष ने एक ही हमले में इतने सारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे इतने सैनिकों की हत्या कर दी। तुम्हारी तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? ये कहते हुए रूबिका कांप रही थी। उसे लग रहा था कि दक्ष ने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। दक्ष ने पुष्पेश को देखा और दूसरी दिशा में खड़े सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। एक ही हमले में फिर से उसने 9 सैनिकों का सर कलम कर दिया। पुष्पेश ने दक्ष को गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, राजकुमार दक्ष की युद्ध क्षमता शिखर पर पहुंच चुकी है। जब वो हमला करता है तो एक साथ उसकी कई छाया दिखाई पड़ती है। यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति और गति की वजह से लग रहा है। राजकुमार ने मुझे भी इस तकनीक के सूत्रों के बारे में बताया था। मौका है इस तकनीक की आजमाइश करनी चाहिए। पुष्पेश ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसने एक साथ 9 सैनिकों का सर धड़ से अलग कर दिया। पुष्पेश और दक्ष के इस रूप को देखकर रूबिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की। पुष्पेश ने जैसे ही देखा रूबिका भाग रही है, वो उसके पीछे दौड़ा और आधे किलोमीटर की भागम भाग के बाद पुष्पेश रूबिका के आगे खड़ा हो गया। तुम कौन हो? दक्ष का साथ क्यों दे रहे हो? रूबिका ने गुस्से में पूछा। पुष्पेश ने कहा, मैं मरने वालों के आखिरी सवाल का जवाब नहीं देता। तुम बहुत घमंडी हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी हत्या करने में सफल हो जाओगे? रूबिका ने कहा। पुष्पेश ने कहा, कौन किसकी हत्या करेगा इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूबिका मानती थी कि वो बेहद शक्तिशाली योद्धा है, इसलिए उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। इस वजह से वो विचलित हो गई। रूबिका ने कहा, पहले हम द्वंद्व युद्ध करते हैं। पुष्पेश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। रूबिका का पहला हमला सफल रहा। उसने पुष्पेश के पेट में एक जोरदार पंच मारा और पुष्पेश के मुंह से खून निकलने लगा। रूबिका ने दूसरा पंच पुष्पेश के सीने पे मारा। पंच जोरदार था। पुष्पेश लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके कपड़े खून से लाल हो गए। रूबिका ने लंबी सांस ली और कहा, चलो अब इसका काम तमाम कर देते हैं। रूबिका ने चाकू निकाला और पुष्पेश की गर्दन पर चला दिया, लेकिन चाकू गर्दन को छूता उससे पहले ही पुष्पेश ने अपनी तलवार ऊपर कर दी। रूबिका जैसे ही नीचे झुकी, तलवार की नोक उसके सीने के आर पार हो गई। रूबिका को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके सीने में तलवार घोंप दी है। उसने कराहते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। पुष्पेश खड़ा हो गया और उसने रूबिका के सीने से तलवार निकाल ली। वहीं दक्ष ने अब तक सभी सैनिकों को मार दिया था। वो दौड़ता हुआ पुष्पेश के पास आया और अपनी स्पेस स्टोर अंगूठी से रक्तप्रास की गोलियां देते हुए कहने लगा, पुष्पेश, तुम्हें चोट लगी है। रक्तप्रास की गोलियां इस चोट से निकलने वाले खून को रोकने में तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन पुष्पेश ने गोलियां लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं राजकुमार, मुझे इन गोलियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितनी पीड़ा बर्दाश्त करूंगा, मेरी शारीरिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब क्या पुष्पेश के वार से रूबिका मारी जाएगी या उसे कसाई समुदाय के योद्धा बचा लेंगे? पुष्पेश के हाथों रूबिका मारी जा चुकी थी। वहीं सभी सैनिकों को मारने के बाद दक्ष भी दौड़कर पुष्पेश के पास आ गया था।
पुष्पेश के बहते खून को देखकर दक्ष उसे रक्तप्रास की गोलियों का सेवन करने को कहता है, लेकिन पुष्पेश ने गोलियों को लेने से इनकार कर दिया। दक्ष पुष्पेश की बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, पुष्पेश, तुम्हारी इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। तुमने 2 सालों में अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाया है, जो कि प्रेरणादायक है। वैसे तुम पहले से बहुत बदल गए हो। पुष्पेश के मना करने के बाद दक्ष ने रक्तप्रास की गोलियों को अपनी स्पेस स्टोर में वापस रख लिया। पुष्पेश ने जवाब दिया, राजकुमार, आप भी बहुत बदल चुके हो। 2 साल पहले मुझे याद है आप किसी की भी हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब लाशों के ढेर लगा चुके हैं। दक्ष ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा, फिर गंभीर आवाज में कहा, पहले की स्थिति अलग थी, अब बहुत कुछ बदल चुका है। पहले मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बहुत लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है। पुष्पेश ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सेनापति शक्तिशाली होता है तो उसके सैनिक भी उत्साहित रहते हैं। हमने 2 साल पहले ये नहीं सोचा था कि आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपने सभी पर विजय पाकर ये साबित कर दिया है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब मुझे विदा कीजिए। पुष्पेश ने दक्ष को प्रणाम किया और कसाई समुदाय के शिविर में लौट आया। दक्ष दूसरी दिशा में गुप्त महल की ओर चला गया। 1 घंटे बाद शौकत, अक्षय और शिवदत्त 50 योद्धाओं के साथ वहां पहुंच गए। उन सबको अपने सामने की तस्वीर हैरान कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने ताकतवर योद्धाओं वाली सेना को किसी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। शौकत कटे शरीर के बीचों बीच एक शरीर को देखने लगा। वो भावुक था कि तभी उसकी नजर रुबिका पर पड़ी। कुंभ प्रताप सिंह की मौत के बाद शौकत रुबिका से प्यार करने लगा था। रुबिका भी तन्हाई के पल शौकत के साथ बिताया करती थी। इस वजह से वो भी शौकत के करीब आ गई थी। हालांकि दोनों ने इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि इससे कुंभ प्रताप के बड़े भाई और रणथंभौर सिटी के सेना नायक प्रद्युम्न प्रताप सिंह नाराज हो जाते। शौकत ने खून से लथपथ रुबिका के शरीर को उठा लिया और जोर जोर से रोने लगा। शौकत को शोकाकुल देख शिवदत्त ने मौके का फायदा उठाया और कुटिल आवाज में कहा, दक्ष बहुत निर्दयी है। उसने आपकी प्रेमिका रुबिका को बेरहमी से मार डाला। आपको इसका बदला लेना चाहिए। दक्ष! शौकत चिल्ला उठा। शौकत की आवाज ऊंची थी, इतनी ऊंची कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। शौकत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसको ढूंढो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। शौकत का आदेश मिलते ही सभी सैनिक 4 टुकड़ियों में बंट गए और दक्ष को ढूंढने निकल पड़े। वहीं दक्ष बेतिया नदी की दूसरी दिशा में जा चुका था। ये मानवों के लिए निषिद्ध क्षेत्र था, क्योंकि बेतिया नदी में मौजूद जानवर आसपास के इलाकों में मानवों को देखकर उन पर हमला कर देते थे। हालांकि झुंझुनू के 10 से अधिक राज्यों ने इन जानवरों पर लगाम लगाने के लिए बड़ी संख्या में अपने अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन बेतिया नदी में मौजूद शक्तिशाली जानवर उन्हें अपना आहार बना लेते थे। इसीलिए इस इलाके को डेथ सिटी कहा जाता था। इन खतरों के बावजूद हर दिन कई योद्धा बेतिया नदी और इसके आसपास आते थे, जिसकी वजह ऐतिहासिक कलश के साथ जुड़े हुए किस्से थे। ऐतिहासिक कलश को बेतिया नदी की तलहटी अथवा नदी के किनारे के क्षेत्रों में छिपाए जाने की दंत कथा प्रचलित थी। साथ ही गुप्त महल में पहुंचने का ये सबसे छोटा रास्ता था। सभी योद्धाओं की यही महत्वाकांक्षा थी कि यदि ऐतिहासिक कलश उसे मिल जाता है तो वो झुंझुनू का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। इसी आकांक्षा को पाले कई योद्धा यहाँ आते थे। दक्ष डेथ सिटी पहुंच चुका था, लेकिन खतरे की आशंका से वो सतर्क था। तभी उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ी। दूरी की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक कसावट और सुंदरता किसी भी पुरुष को अपने वश में करने के लिए पर्याप्त थी। उसके लंबे लंबे बाल कमर को छू रहे थे। दक्ष को महसूस हुआ कि इस कदकाठी की किसी लड़की से वो पहले भी मिला है। दक्ष ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। क्या ये वही है? कुछ देर बाद वो लड़की आगे बढ़ी तो उसका चेहरा साफ दिखने लगा, जिसे देखते ही दक्ष गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये तो अवंतिका ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? दूसरी तरफ अवंतिका भी दक्ष को देखकर हैरान थी। उसने गुस्से में कहा, मुझे क्या हो गया है? मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे दक्ष ही दिखाई पड़ने लगता है। मैं क्या करूँ? अब यहाँ डेथ सिटी में भी वो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे फौरन वैद्य से अपना इलाज करवाना पड़ेगा। मुझे इस भ्रम से निकलना होगा। ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। अवंतिका दक्ष की ओर बढ़ने लगी।
उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाकई दक्ष खड़ा है। अवंतिका ने अपनी आंखें मींच ली और फिर आंखें खोली, लेकिन उसे सामने दक्ष ही दिखाई दे रहा था। अवंतिका ने पूछा, क्या सच में तुम दक्ष हो या मेरा भ्रम है? दक्ष मुस्कुराने लगा। उसने अवंतिका की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। अवंतिका ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ हो तो फिर मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कसाई समुदाय के बड़े और शक्तिशाली योद्धा यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकांश योद्धा तुम्हारी हत्या करना चाहते हैं। अवंतिका ने कहा। दक्ष ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बातें नहीं बता सकती, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, अवंतिका ने जवाब दिया। अवंतिका और दक्ष कुछ देर बाद एक तंबू में पहुंचे। अवंतिका ने कहा, ये मैंने खुद से तैयार किया है। दक्ष ने कहा, किसी योद्धा के लिए बड़ी बात नहीं है। दक्ष और अवंतिका तंबू के अंदर दाखिल हुए। दक्ष ने कहा, डेथ सिटी में आसपास कितने कसाई समुदाय के योद्धा होंगे? अवंतिका ने कहा, कसाई समुदाय के 257 शक्तिशाली योद्धा यहाँ आए हुए। वो सभी झुंझुनू के 36 राज्यों की कसाई समुदाय की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक एक योद्धा की शक्ति यूनिवर्सल रैंकिंग के शीर्ष योद्धाओं के बराबर है। क्योंकि उनकी उम्र 50 साल से अधिक है, इसलिए यूनिवर्सल रैंकिंग के लिए वो मुकाबला नहीं कर सकते। कसाई समुदाय के 20 ऐसे योद्धा भी यहाँ मौजूद हैं जो कि आधिकारिक रूप से यूनिवर्सल रैंकिंग में शामिल हैं। कसाई समुदाय झुंझुनू में सबसे बड़ा सुपारी किलर संगठन है। वो इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में 257 हत्यारों को भेज सकता है। इतने शक्तिशाली योद्धा एक साथ पिंडारी सिटी को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। दक्ष ने कहा, क्या वो योद्धा डीके के नेतृत्व में गुप्त महल में जा रहे हैं? अवंतिका हैरान रह गई। उसने कहा, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? दक्ष ने कहा, मुझे किसने बताया इससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे बस इतना पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ गुप्त महल चलोगी? तुम्हें याद होगा कि जब गुप्त महल में तुम्हें एक सींग मिला था तो तुमने मुझे वो दे दिया था। मैंने वादा किया था कि जब भी गुप्त महल की मोटेरा गुफा में जाऊंगा तो तुम्हें जरूर ले चलूंगा। अवंतिका ने कहा, लेकिन मैं अब तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय की छात्रा नहीं हूँ, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय अथवा कसाई समुदाय की योद्धा हो। यदि तुम मेरे साथ गुप्त महल चलती हो तो हमें वहां जो भी खजाना मिलेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। अवंतिका असमंजस में थी। उसने कहा, दक्ष, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें गुप्त महल अभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि डीके कितना शक्तिशाली है। वो मायावी है और इस वजह से कसाई समुदाय के शक्तिशाली योद्धा भी उससे डरते हैं। इस बार डीके ने ऐतिहासिक कलश को पाने के लिए झुंझुनू के सभी शक्तिशाली कसाईयों को एक साथ कर लिया है। ऐसे में गुप्त महल जाना बहुत बड़े खतरे को मोल लेने जैसा है। दक्ष ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि खजाने को पाने के लिए डीके पूरी तैयारी के साथ आया है। कसाई समुदाय के आधे से अधिक योद्धा बेतिया नदी के तट पर इकट्ठा हुए हैं और ये भी जानकारी मिली है कि चंद्रवंशी संप्रदाय के लोग भी यहाँ पहुंचे। अवंतिका ने कहा। दक्ष ने कहा, जाहिर सी बात है कि कसाई समुदाय जब इतने बड़े मिशन पर निकला है तो इसकी भनक तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय और चंद्रवंशियों को जरूर लग गई होगी। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि गुप्त महल में जाने का ये सही समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी भी डेथ सिटी में ही रहेंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। दक्ष फौरन अवंतिका के तंबू से बाहर निकल गया। वो तेजी से जाने लगा, लेकिन अवंतिका उसके साथ नहीं जा रही थी। वो दक्ष को एकटक जाते हुए देख रही थी। अवंतिका सोच रही थी कि दक्ष पलटकर उसे देखेगा, लेकिन दक्ष तेजी से दूर चला गया। दक्ष को लग रहा था कि अवंतिका उसके पीछे जाएगी। तो क्या अब अवंतिका उसके साथ जाएगी?